नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, माय नेम इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां पे मैं 11th और 12th का कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट एज ऑफ नाउ आज का जो कंटेंट है वो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके रिलेटेड है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर एंड फॉर 11th graders I will shortly upload video. I'm working on it. So before taking advantage of my video, there are a certain set of rules I have set just for you to take a complete benefit of this video. पहला रूल ये है कि जब आप ये वीडियो देखें तो वीडियो के साथ साथ यू शुड कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू, सो दैट अगर लगा कि कुछ कंटेंट कुछ ऐसी डेफिनेशन या कुछ ऐसे चीजें मैंने डिक्टेट कर दी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर ओन वे। एंड सेकंड पार्ट इज लाइक सेकंड रूल दैट इन फ्यूचर इफ आई एम अपलोडिंग videos, so make sure that you have already watched the previous videos. अदरवाइज होगा यही कि अगर आपका प्रीवियस वीडियो का कंटेंट अगर क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप डायरेक्टली अगर थर्ड या फोर्थ वीडियो पे जाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो जस्ट टू नलीफाई ऑल दोस कंफ्यूजन आई वांट यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। सो ऑब्वियसली आज का जो वीडियोस है वो स्टार्टिंग है, वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी। सो वेलकम यू ऑल अगेन एंड लेट्स स्टार्ट। डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसे आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, पर उसके पीछे साइंस क्या है वो नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल लाइक बारिश का मौसम है, बिजली गिरी, लाइटनिंग हुआ, ठंडी का मौसम है, आप स्वेटर पहनते हो तो आपको एक क्रैकलिंग सा साउंड सुनाई देता है। चादर अगर आप ओढ़ते हो तो चादर ओढ़ते हुए भी क्रैकलिंग का साउंड सुनाई देगा। एंड समटाइम यू विल ऑब्जर्व अ शाइनी पार्टिकल डेवलप फ्रॉम इट। मॉल में जैसे ही आप एंट्री गेट से पास होते हो तो तुरंत स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत तेजी से हवा का झोंका आपके ऊपर गिरेगा। जैसे आप एंट्री गेट के अंदर जाओगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत तेजी से हवा का झोंका आपके अंदर आता है, और बाद में जैसे ही आप एंटर हो जाते हो तो अपने फ्रेंड सिबलिंग को किसी को भी आप टच करोगे तो ही विल फील दैट इलेक्ट्रिक शॉक और यू विल फील द शॉक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये सारी चीजें होती क्यों है? तो उसी चीज को समझने के लिए वी आर स्टडीइंग दिस लेसन। अब इन सारे फैक्टर में एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस टर्म के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मेजर पार्ट है जिसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली कनेक्टेड विथ अस बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सराउंडिंग। आप चीजों को देखते हो, देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, सोचते हो, सोचने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, चलते हो, चलते चलते आपको चोट लग जाती है तो जो रिफ्लेक्स एक्शन आप क्रिएट करते हो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में ही लिमिटेड नहीं है, आपके आसपास जो भी चीजें देखोगे ना, हर एक चीजों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड ही है। अब चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, अब चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फैन हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, हर एक चीजों में इलेक्ट्रिसिटी इनबिल्ड है। टॉर्च भी लेके देखो तो टॉर्च को भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ अ सराउंडिंग। आज के टाइम में तो यही हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी वॉन्ट सर्वाइव। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। So in order to understand electricity, we need to understand the small fragment of the electricity, and that is electric charge. So for this reason, we are studying this lesson. So without wasting a time, let's try to understand electric charge. So electric charge की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जिसमें कहा यह जाता है कि 600 BC पहले, मतलब अराउंड 600 BC, there were a Greek philosopher, observer, who used to
notice a lot of phenomenal activities, and out of all those activities, one experiment was very very popular, and that experiment was when two bodies were rubbed together. ध्यान से सुनिएगा कि जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ जब रब किया जाए तो कहीं ना कहीं से एक बॉडी में या तो दोनों बॉडी में एक ऐसी एबिलिटी आ जाती थी कि जिसके वजह से अगर आसपास अगर छोटे पेपर के टुकड़े हो या फिर मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हो या फिर रेशम का धागा ही क्यों ना हो या फिर कोई फीदर मतलब जो बर्ड का जो पंख होता है वो ही क्यों ना हो, उसको वो अट्रैक्ट करने लगता था। सो ये जो फिनोमिना और ये जो ऑब्जर्वेशन जो कॉमन लोग देखते थे तो उनके लिए तो ये मैजिक था, लाइक देयर इज अ मैजिकल फिनोमिना इज अकरिंग, but for the philosopher, but for the observer, but for the experimenter, it is the opportunity to unleash the reason behind those observations. So out of many material, one material was very popular and that material was amber. तो आपने ये नाम सुना भी होगा, amber. So amber is also a material, just like a plastic, just like a wood, just like a wool. Amber is also a material. अब एम्बर को ही क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज एम्बर के पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जो बाकी सारे मटेरियल से अलग करती थी। इट हैज अ एबिलिटी टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स और ऑल दोस स्पेसिमेन वेरी स्ट्रांगली एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मटेरियल। सो फ्रॉम एम्बर देयर इज अ वन वर्ड derived from it and that word called electron. So एम्बर का जो ग्रीक नेम है ना दैट इज इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आप नॉर्मल एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इलेक्ट्रॉन वर्ड इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम हियर। सो आज के टाइम में इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वी आर सेइंग इलेक्ट्रॉन। और हाँ, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म हम समझ रहे थे ना आज, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो की रूट है जहां से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस टर्म। So everything that is amber, electricity, electron, all are connected, all are interconnected. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने ये तो चीजें बता दिया, एम्बर क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया, अब इसमें तो आपने चार्ज के बारे में बात ही नहीं की। सो यस, चार्ज के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एटम का एक कॉन्फ़िगरेशन हम समझ लेते हैं। बिकॉज जब मैंने ये बोला कि कोई बॉडी चार्ज है या फिर कोई बॉडी अनचार्ज है, कौन से कंडीशन में बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर बॉडी चार्ज है, और ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसपे मैं ये बोलूंगा कि ये बॉडी अनचार्ज है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कंडीशन एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एटम। एटम क्या होता है? जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन एटम का क्या होता है बेटा, कि अगर मैं सपोज करो कि एक नॉर्मल सा एक मैं शेल बनाता हूं, इस शेल के एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में वी विल हैव अ सेट ऑफ प्रोटॉन्स एंड सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इट इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो एज ऑफ नाउ अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज न्यूट्रल। अगर मैंने बोला कि ये एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दैट मींस वी विल से दैट दिस पर्टिकुलर एटम इज न्यूट्रल। करेक्ट? नाउ if I say that number of proton is more than number of electron, कैसे भी करके आपने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, कोई भी प्रोसेस से आपने इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकाल दिया। सो उस केस में क्या होगा कि प्रोटॉन्स विल एक्सीड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में मैं ये बोलूंगा दैट इंडिविजुअल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। So ये वाले केस में क्या होगा कि if number of proton is more than number of electron, then we will say it is positively charged. ठीक है?
सिमिलरली इफ आई से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो दिस पर्टिकुलर एटम विल बी नेगेटिवली चार्ज. सो ये टर्म्स आपने समझ लिया कि इन विच कंडीशन आई विल से दैट एटम इज न्यूट्रल, in which condition I will say that atom is positively charged, and in which condition I will say that atom is negatively charged. ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया एटम न्यूट्रल किसे बोलते हैं, पॉजिटिव किसे बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज किसे बोलते हैं, पर सर चार्ज होता क्या है वो तो समझाइए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चार्ज. लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे मैं डिफाइन करूं? देखो, जैसे ही अगर मैंने एक न्यूट्रल एटम को कंसिडर किया, ठीक है, अब आपके आसपास जितने भी मैटर आपके दिख रहे हैं ना, अब चाहे वो ये मार्कर ही क्यों ना हो, अब चाहे वो मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, अब चाहे वो आपके कपड़े ही क्यों ना हो, हर एक चीज एक एटम से बना हुआ है. दे आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. अब अगर वो एटम न्यूट्रल है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर वो एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर बॉडी है उसके आसपास कोई फिनोमिना नहीं दिखेगा. अब किस फिनोमिना के बारे में बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मटेरियल ड्यू टू विच यू विल ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, or you can also say that you will observe some kind of attraction and repulsion around that body. तो अगर आपका body somehow become a positively charged or negatively charged, it will start exhibiting those characteristics. It will start showing those electric effect, it will start showing those magnetic effect, और we can also say that आसपास वो चाहे तो चीजों को अट्रैक्ट करेगा या तो फिर चीजों को रिपेल करेगा. तो याद करो, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ग्रीक फिलोसोफर ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो रब करने के बाद क्या होता है कि वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को वो अट्रैक्ट करने लगता है. तो इसका मतलब हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि जब बॉडी को रब किया गया तो एक बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई. अब वो तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, वो कोई भी चार्ज हो सकता है, बट वी विल से वो चार्ज हो गई. अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी चार्ज हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि वो उसके आसपास के न्यूट्रल बॉडी को भी वो क्या करेगा, इधर इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग और इट विल स्टार्ट रिपेलिंग. सो दोस इफेक्ट दैट यू विल सी, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो अब आसपास जब भी आप ये फील करोगे ना, अगर आप मॉल में भी जाते हो, अगर आप किसी फ्रेंड को, ठंडी के सीजन में स्पेशली ये बहुत होता है कि फ्रेंड अगल बगल में बैठते हैं और तुरंत ये एल्बो टच होता है तो भी शॉक फील होता है. तो वो शॉक इसलिए फील होता है बिकॉज आपकी बॉडी समहाउ चार्ज हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो दिखता है. और डिटेल में भी हम समझेंगे जब मैं आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझाऊंगा, जब मैं आपको एक इंडक्शन का कंसेप्ट समझाऊंगा. So as of now, I hope ये charge का concept clear होगा. So let's write the definition of the charge. The electric charge is nothing but it's a property of matter due to which electric and magnetic effect or attraction and repulsion observed. राइट. अब सेकेंड केस क्या है? अब मैंने यहां पे ये बता दिया कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, एटम इज नेगेटिवली चार्ज. अब आप भी सोचोगे कि सर आपने कैसे बता दिया कि यहां पे जो ये प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, आपने कैसे बता दिया कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है?
मैं प्रोटॉन को अगर मैं नेगेटिवली चार्ज कंसीडर करना चाहूं तो वो क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना चाहूं तो वो क्यों नहीं ले सकता? तो चलो वो भी हम समझ लेते हैं कि ऐसा तो क्या हुआ है जिसके वजह से वी आर कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिवली चार्ज, ऐसा तो क्या हुआ है जिसके वजह से वी आर कंसीडरिंग प्रोटॉन एज अ पॉजिटिवली चार्ज। सो एक कन्वेंशन है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। सो उससे पहले एक और ऑब्जर्वेशन आप देख लो। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, whose name was बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह मानना था कि अगर कोई भी बॉडी अगर वो चार्ज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी एक कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल फ्लूइड से बनी हुई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लूइड है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये एक वन फ्लूइड थियरी नाम का एक पोस्टुलेट था। उस पोस्टुलेट में ऐसा था कि इफ आई कंसीडर एनी चार्ज बॉडी इट मींस इट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लूइड्स। और अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज बॉडी में ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिकल फ्लूइड होगा ना तो समझ लेना कि वो पर्टिकुलर बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर कोई बॉडी में अगर इलेक्ट्रिकल फ्लूइड कम है तो ऐसा समझ लेना कि वो बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे जब इन्होंने ये सारी चीजें स्टेट किया था तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो चार्ज है दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। चार्ज इज कंटिन्यूअस इन नेचर। अब ये मैं चीज में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आने वाले टाइम पे अभी मैं एक पार्ट समझाऊंगा दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। वहां पे एक मीथ भी टूट जाएगा दैट इज चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट इन नेचर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजों को नोट डाउन करते रहना। हाँ, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पे ये चीज क्लियर था कि पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट चार्ज हैज अ कंटिन्यूअस नेचर। नाउ आफ्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर वाज अनदर scientist whose name was चार्ल्स डूफे। अब चार्ल्स डूफे ने उनका वन इलेक्ट्रॉन फ्लूइड थ्योरी रिजेक्ट किया और वो वन फ्लूइड थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया। उनका यह मानना था कि कोई भी अगर एक मैं न्यूट्रल एटम में लेके चलूं तो वो जो न्यूट्रल एटम है इट इज कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, टू इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स। वन विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर वुड बी अ नेगेटिवली चार्ज। तो हाँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कंसेप्ट है दैट इज एक्चुअली केम फ्रॉम दैट टाइम। आई होप इतना समझ आया होगा। तो यस, अगर कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है तो उनके टाइम पे ये माना गया कि हाँ, अगर उसके अंदर दो तरीके के फ्लूइड्स होंगे और आधा जो फ्लूइड होगा वुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज फ्लूइड एंड अदर वुड बी अ नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कंसेप्ट है वो वहां से डिराइव हुआ। अब एक और एक्सपेरिमेंट में बताता हूं जो परफॉर्म किया गया था वो टाइम पे कि दो स्टाइरोफोम बॉल लिया, लेट नेम इट ए एंड अनदर नेम इज बी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया गया ताकि पता चले कि पर्टिकुलर बॉडी में कौन सा टाइप का चार्ज आता है, जस्ट टू वेरीफाई द नेचर ऑफ द चार्जेस। उस टाइम पे चार्ल्स डूफे के टाइम पे दे हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या था कि दे हैव यूज्ड सर्टेन मटेरियल्स, जिसमें एक मटेरियल था रेजिन प्लस वुल और दूसरा मटेरियल क्या था, ग्लास प्लस सिल्क। ठीक है, अब जब रेजिन को वुल के साथ जब रब किया गया तो रेजिन के पास एक चार्ज डेवलप हुआ एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड रेजिनियस चार्ज। उसी तरीके से जब ग्लास और सिल्क के एक दूसरे के साथ जब रब किया गया तो ग्लास एक्वायर्ड अ चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड विट्रियस चार्ज। विट्रियस चार्ज मतलब क्या होता है कि ग्लास को लैटिन में विट्रियस कहा जाता है। लैटिन नेम ऑफ ग्लास इज विट्रियस, सो इसीलिए ग्लास में जो चार्ज आया दैट नेम्ड इट एज अ विट्रियस चार्ज। ठीक है, अब समझो, अब जैसे ही इस रेजिन को जो एज ऑफ नाउ ये चार्ज हो चुका है,
जब आपने रब किया तो रेजिन पे कौन सा चार्ज आ गया? रेजिनियस चार्ज आ गया। तो जैसे आपने रेजिन को यहां पे टच किया बॉल ए पे, तो सम अमाउंट ऑफ, एज ऑफ नाउ इट इज न्यूट्रल, बट जैसे टच किया तो कुछ चार्ज इस पे डेवलप हो जाएंगे। एंड वी डो नॉट नो दैट व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द चार्ज, बस हम ये कह दे रहे हैं कि ए पे कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा, a net charge which is produced from resin. Now secondly, सेकेंड पार्ट पे क्या किया? सेकेंड पार्ट पे जैसे आपने क्या किया, ग्लास को आपने बी के साथ टच किया, ठीक है। तो यहां पे मैं एक सेट ऑफ टेबल में लिख देता हूं, जिसमें क्या होता है, पहला वाला जो सेट था जिसमें आपने क्या लिया, ग्लास लिया, और दूसरे केस में क्या किया, ग्लास को आपने बी के साथ टच किया, और दूसरे केस में आपने क्या किया, रेजिन लिया, रेजिन को आपने ए के साथ टच किया। अब जैसे आपने टच करने के बाद जैसे आपने रेजिन को और ग्लास को हटाया उसकी सराउंडिंग से, सो दिस बॉल ए एंड बी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। सो यहां पे आपने एक इवेल्युएशन किया इस एक्सपेरिमेंट से, तो आपने लिखा कि व्हेन वन हैव a charge due to glass and other have a charge due to resin, they will start attracting. अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया? सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ये किया कि अगर ए को रेजिन के साथ अगर टच किया है तो बी को भी रेजिन के साथ टच किया जाए। तो जब रेजिन को अगर बी को अगर रेजिन के साथ जब टच किया गया तो क्या ऑब्जर्वेशन आया? रेजिन चार्ज ए के साथ भी रेजिन किया और बी के साथ भी रेजिन टच किया, तो पता चला कि दे वर रिपेलिंग। ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। और थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया? थर्ड ऑब्जर्वेशन में सपोज करो ए और बी दोनों को ही ग्लास के साथ टच किया गया और उसका रिजल्ट क्या है? दे आर रिपेलिंग। तो ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन किए गए, इस तीनों ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था कि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ बॉडीज with the same nature, they will start repelling to each other. And when you are bringing a body of opposite nature, they will start they will start attracting to each other. So yes, the fact that like charge repels and unlike charges attract, that is actually deduced from this experiment. So yes, from this experiment, the conclusion was made that like charge attracts and unlike charge repels. And yes, बाद में रेजिनियस चार्ज को ही हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं और विट्रियस चार्ज को ही पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। सो सिंस देन दैट वाज अ कन्वेंशन व्हिच वाज अडॉप्टेड। उसी टाइम से ही ग्लास को एक नाम दे दिया पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास के पास जो चार्ज आया दैट इज विट्रियस चार्ज को ही नाम दे दिया पॉजिटिवली चार्ज, और उसी टाइम से ही रेजिनियस चार्ज को नाम दे दिया क्या? नेगेटिवली चार्ज। सो उसी टाइम से वो जो कन्वेंशन है वो फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज भी इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज मानते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। सो इट इज जस्ट अ कन्वेंशन दैट वी आर फॉलोइंग सिंस दैट डे, राइट? So resinous charge is nothing but a negatively charged, and this vitreous charge is nothing but the positive charge. तो हाँ, इसका जो सेकेंड फैक्टर जो हमें लिखना है, सेकेंड पॉइंट, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, and that is first is your positive charge and the other one is your negative charge. राइट? अब ये चीजों को अगर आपने समझ लिया, इसके बाद क्या समझना है हमें? एज आई टोल्ड यू कि जब ये सारा ऑब्जर्वेशन किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना थियरी दिया था, वन फ्लूइड थियरी। चार्ल्स डुफे ने भी अपनी थियरी दी थी कि न्यूट्रल एटम विल हैव अ इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, वन वुड बी अ पॉजिटिव एंड अदर वुड बी अ नेगेटिव। ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट चार्ज इज continuous in nature. But in 1923, American scientist Robert Mulliken had discovered a value of elementary charge, and that is E equals to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. अब जब रॉबर्ट मुलिकन ने ये वैल्यू डिराइव किया ना, तो इस वैल्यू को डिराइव करते करते एक चीज क्लियर हो गया
कि चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूस बट इट इज डिस्क्रीट इन नेचर। सो ये जो मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? E इक्वल्स टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है? तो ये एलिमेंट्री चार्ज मैंने क्यों बोला? बिकॉज कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज इज दिस मच। अब इससे छोटा वैल्यू नहीं आएगा। अब आप भी बोलोगे सर ये वैल्यू आया कैसे? तो आई विल डिराइव द एक्सप्रेशन टू डिराइव दिस वैल्यू इन मॉडर्न फिजिक्स। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं वहां पे रॉबर्ट मुलिकन ने जो पूरा एक्सप्रेशन जो किया था उन्होंने, कि एक चेंबर लिया था, चेंबर के अंदर एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको बोला जाता है कि मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। टाइम होगा तो आप सर्च कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उनका डेरिवेशन है, और इवन आई विल डिराइव दैट एक्सप्रेशन। बट एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलिए कि जो डेरिवेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था, तो फाइनल रिजल्ट में क्या बताया गया था कि द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, where coulomb is the unit of charge। ठीक है, ये कैपिटल सी है, याद रखना, स्मॉल सी नहीं है, यूनिट हम कैपिटल में रखते हैं। सो यस, द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज इज नथिंग बट प्लस 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, and for the negatively charge is minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। और ये प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? प्लस और माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका नेचर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो ये प्लस और माइनस साइन क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है। क्लियर? तो E के डिस्कवरी के बाद ये जो कंटिन्यूअस नेचर जो चार्ज का है वो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, और वहां से ये एक्सेप्ट करने लगे कि चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट इन नेचर। आगे चल के जब मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगा तो प्रॉपर्टी में वी विल डिस्कस कि बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। चार्ज को समझने के लिए उसकी प्रॉपर्टी भी समझना पड़ेगा। उसमें हम ये समझेंगे कि चार्ज एडिटिव नेचर में है, उसमें हम ये समझेंगे चार्ज को क्वांटाइज्ड कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम समझेंगे, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि चार्ज कंजर्व कैसे होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम समझेंगे। सो उस चीजों को समझने से पहले आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बिकॉज चार्ज क्या है? चार्ज कूलम। अब कूलम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक टर्म मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में एक पार्ट आता है करंट। सो करंट इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस इन अ गिवन टाइम t, और वी कैन से दैट कि कोई भी टाइम t में जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रही है ना एक पर्टिकुलर कंडक्टर से, दैट इज योर करंट। तो अगर इफ द रेट ऑफ flow of the charges is I, so I can write this dq is equal to I times of dt। I the value of the current, I कुछ नहीं है, करंट है, तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और टाइम का जो यूनिट क्या होता है बेटा? सेकेंड होता है। सो द और कूलम, ये जो आपका चार्ज है उसका यूनिट क्या होता है? कूलम। सो कूलम इज नथिंग बट एम्पियर इनटू सेकंड। तो आप ये समझा सकते हो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तौर पे कि एक कूलम मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसका कोई सर्टेन स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर कोई गिवन टाइम t पे 1 एम्पियर ऑफ करंट जा रही है, या फिर अगर मोर स्पेसिफिकली अगर मुझे 1 कूलम डिफाइन करना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि अगर वो कोई पर्टिकुलर एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कंडक्टर का। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है बेटा? अगर ये आपका वायर है ना, तो वायर को अगर इस तरीके से आप देखोगे ना सामने की तरफ, तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। सो अगर उसमें से अगर सपोज करो 1 एम्पियर ऑफ करंट पास होता है 1 सेकेंड में, so then you will say that number of charges that is flowing through that cross section area in order to produce a steady current of 1 ampere, that amount of charge will be your 1 coulomb, right? So आज के लिए मैंने इतना ही डिफाइन कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। In next lecture I will be going to discuss a property of the charges. As I told you, we will understand additive nature of the charges. We will try to understand conservation of the charges. We will try to understand the quantization of the charges in a great detail. And I will also take a numerical of NCERT. As of now, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ही थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैं चाहता था कि आप लोग समझो, और जो भी आज मैंने पढ़ाया उसको बस रिवाइज कर लीजिए, नोट्स में आप लिख लीजिए अपने, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड यस,
इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका मेरे लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।